तेजी से बदलते मुल्की और आलमी हालात हाजरा पर चुपता हुआ तबसरा, तल्ख हकाइक का बेबाक तज्जिया और अंदर की खबर बाहर की दुनिया के माहिरीन की जुबानी। दारुल हुकूमत वॉशिंगटन से बराह रास्त देखिए अनीस फारूकी के प्राइम टाइम शो में कैपिटल टीवी वॉशिंगटन पर, रियासत हाय मुत्तहदा अमरीका से। वेलकम व्यूअर्स, कैपिटल टीवी वाशिंगटन स्पेशल डिबेट नाइट आज है और टॉपिक्स हमारे करंट अफेयर्स के जो भी इस वक्त बहुत हॉट डिबेट चल रही हैं, डिस्कशन चल रही हैं, इन पे हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे पैनल एज़ यूजुअल प्राइम टाइम के मौजूद हैं, जिसमें आसिम सिद्दीकी वाशिंगटन से और ख़ान फारूक अली साहब न्यूयॉर्क से जुड़े हुए हैं। आप लोगों को खुश आमदीद। और आज हम बात करेंगे एक पहले अपने ही बरसग़ीर में जो भी मामलात होते हैं, पाकिस्तान में मामलात होते हैं, बहुत सारे चल ही रहे हैं, आपको इल्म में है। लेकिन जो एक अहम इशू है वो भारत में मुसलमानों के जज्बात को प्रवोक हो गए बज़ाहिर। वहाँ पे कहा जा रहा है दुनिया भर में मुसलमानों के जज्बात जो है वो मजरूह हुए हैं। अरब ममालिक भी इससे परेशान हैं। एक बयान पे हमें इसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं कि क्या बयान था और क्या वाकई उससे मजरूह हुए हैं कि नहीं मजरूह हुए हैं। उसके जो मुज़मिरात हैं, उसकी जो रिएक्शन आया है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। क्या कितना ज़रूरी था, किसका मामला है, इस पे बात कर लेते हैं। तो खान साहब से शुरू करते हैं। खान साहब, ये जो आपने देखा कि एक मजहबी नौइयत का भारतीय जनता पार्टी की रुकन पार्लियामेंट की तरफ से एक बयान आया, इस पर एक रिएक्शन भी आया है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? सर, हम लोग इसको इस तरह देख रहे हैं कि ये इन्होंने उनको एक किसी किस्म का सेटअप किया, उनको ट्रैप किया है इस गुफ्तगू के अंदर। वहां पर टीवी पर एक मस्जिद का मामला है। हिंदुस्तान में आपको पता ही है कि बहुत बड़ा मसला है जमीनों का, मस्जिदों और मंदिरों का एक झगड़ा अब बड़ा लंबा चल पड़ा है। तो उसमें उन्होंने एक डिबेट के दरमियान मोहतरमा ने, नूपुर शर्मा साहबा ने नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरत हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला के उम्र मुबारक के मुकाबले बारे में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज के बारे में जो फर्क है उसको उसने इस तरह बशरी तकाजे पर पेश किया, जिससे मुसलमानों के बुर लगा कि ये नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात में मुदाखलत है, इस अंदाज से कि उनकी बशरी तकाजे को सामने रखा जा रहा है, क्योंकि हमारे नजदीक तो वो नबवी तकाजे हैं। तो उस वजह से उम्मान के एक इमाम साहब ने, मुफ्ती साहब ने इसके तर्जुमे को देख करके सुनकर एक उन्होंने कहा कि हम इंडिया का बाइकआउट करना चाहते हैं, जबकि नूपुर शर्मा साहबा ने आप जो बात अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, शायद मेरी बहुत सी ऑडियंस को वो समझ में ना भी आए, तो मैं साथ साथ उसके वजाहत भी कर देते हैं कि एक आप चाह रहे हैं कि एक प्रॉफिट के एक ह्यूमन बीइंग साइड होती है, ठीक है, और एक उसकी अपनी एक फ़िलासफ़िकल आइडियोलॉजिकल एक पर्सनालिटी होती है। यानी कि जो एक बहैसियत एक इंसान, एक जैसे कहते हैं ना, एक मानस के, एक इंसान के हैसियत से एक उनकी बात की जाती है। फिर एक उनका एक रुतबा होता है कि वो देवता का रुतबा है जिसे हम कहते हैं। तो उसके हिसाब से ये ताकि मेरे दोस्त भी समझते जाएं साथ साथ। महान जो है, महान होना जो है उसके अदब के खिलाफ हुआ, उसके महसूस किया गया। और उम्मान के एक मुफ्ती साहब ने इस पर अलामती सिंबॉलिक एहतजाज करते हुए कहा कि हिंदुस्तानी प्रोडक्ट्स जो हैं उनके हम बाइकआउट की तरफ, टेम्पररी बाइकआउट का ऐलान करते हैं, जिसके नतीजे में बीजेपी ने वो कैरेक्टर सामने आया जो कि नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि किसी के बुजुर्गों को बुरा नहीं कहना। उन्होंने नूपुर शर्मा साहबा की न सिर्फ मेंबरशिप कैंसिल की, नूपुर शर्मा ने अनकंडीशनल माफी मांगी है और उन्होंने अपनी तरफ से जज्बात के मजरूह होने के मामले में और टीवी वालों पर ब्लेम किया है कि इन्होंने मेरा कन्वर्सेशन को एडिट करके इन्होंने लगाया है इस अंदाज से कि पूरी बात सामने नहीं आई। एडिट का मतलब छोटा नहीं, पूरा, यानी पीछे जो उन्होंने का ये भी इल्जाम था कि शिवाजी करके जो डीएटी है, जो उनके वो हैं गॉड है हिंदुओं के, उनके भी साथ कोई मामला बेअदबी का एग्रेसिव किस्म के लोगों की तरफ से और था। मैं ये नहीं कहता कि वो मुसलमान थे, क्योंकि मुसलमान असल को इस तरह की कोई इजाजत मजहब नहीं देता, वो अपनी तरफ से कुछ करे तो उसका ठेका भी नहीं है हमारा। मामला ये बन जाएगा, पाकिस्तान के लिए बजट जस्टिफाई हो जाएगा अगर ज्यादा ये बात चल गई। और पहले ही बजट की जस्टिफिकेशन ने पैसे आने से पहले 6% इंक्रीज करवा लिया है। ये मैं टॉपिक आगे देता हूं आसिम साहब को। जी सर। मैंने काफी रिपोर्ट्स देखी। मेरा ख्याल है कि
एक अच्छा डिसीजन था सऊदी अरब का भी और दूसरे लोगों का भी कि फौरन रिएक्शन हुआ और उसके बाद माफ़ी का सिलसिला शुरू हुआ और हमने देखा कि बॉलीवुड के बहुत सारे लोगों ने जो है वो उस पे एहतजाज किया, खुल के एहतजाज किया और बीजेपी ने भी घुटने टेक दिए फ़ौरन ही और ये एक अच्छा वो है। मेरा ख़्याल है कि अगर इसी तरीके से आप फ़ौरन रिएक्शन लें तो आप किसी के भी मज़हब को किसी भी तरीके से चाहे दुनिया का कोई भी मज़हब हो, वो सब रिस्पेक्टेबल हैं और यकीनन मुसलमान जो हैं वो उनको ज़्यादा निशाना बनाया जाता है और वो ज़्यादा एहतजाज करते हैं और इंडिया में एक मौलाना साहब ने भी बहुत ज़्यादा धमकियाँ दी जो कि आपने देखा होगा टीवी पे कि वो सारे एंकर जो हैं परेशान थे कि ये क्या होने वाला है कि अगर जिस तरीके से वो एक तरह से शुरू करने वाले थे लेकिन उससे पहले ही जो है माफ़ियों का सिलसिला शुरू हो गया। तो मैं समझता हूँ अच्छा इक़दाम है और पाकिस्तानियों को भी ये समझना चाहिए पाकिस्तान के अंदर रहते हुए भी कि दूसरे मज़हब को भी रिस्पेक्ट करें। आपको याद होगा कि माज़ी में आमिर लियाकत साहब ने भी हिंदू मज़हब के एक गॉड की जो है वो बेहुरमती की थी, उसके बाद फ़ौरन उनको भी माफ़ी माँगनी पड़ी। मैं समझता हूँ मज़हब पे डिस्कस करना ही नहीं चाहिए। किसी भी सोशल मीडिया पे आपको मज़हब जो है वो एक बहुत सेंसिटिव इश्यू है, उस पे तज्ज़िया देना, उस पे अपनी बात करना मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी किसी भी जर्नलिस्ट की, किसी भी टीवी एंकर की, किसी भी दूसरे आम आदमी या पॉलिटिशियन की। तो बराए मेहरबानी दूर रहें, ये सबके अपने ज़ाती वो हैं हर शख्स को अपना मज़हब जो है बहुत पसंद है, तो मेरा ख़्याल है इससे अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए और एक और जो मेरा इसमें एंगल है वो ये है कि हर कंट्री का अपना एक इंटरनल मैटर होता है। कई मरतबा ऐसा हुआ कि हमने अहमदियों को, ईसाइयों को, हिंदुओं को ना सिर्फ ये कि बुरा भला कहा, हम तो कई हाथ आगे निकल गए। हमने तो उनको मार दिया, हमने तो उनको जला दिया, हमने तो उनको ख़त्म कर दिया, हमने तो उनकी नस्ल कुशी कर दी, हमने तो उनको जबरी कन्वर्ट कर दिया। तो इस मौके पे आपने देखा कि एक इंसानी हकूक़ के हवाले से तो बातचीत हुई, लेकिन एज़ ए कौम हिंदुस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। और मैं ये समझता हूँ कि इसी तरह से पाकिस्तान और पाकिस्तान की कौम को भी ये चाहिए कि लेट देयर इंटरनल मैटर बी देयर इंटरनल मैटर और उस पर आप अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर करें। यू हैव ऑल द राइट्स, लेकिन उनको हैंडल करने दें। इफ़ दे डोंट हैंडल इट प्रॉपरली, आई थिंक वर्ल्ड इज़ वॉचिंग देम। और मैं समझता हूँ कि एक सेकुलर हिंदुस्तान की ब्यूटी यही है कि अगर किसी का भी धर्म है वो इक्वल है, किसी का भी दीन है वो बराबर है, और अगर कोई गलती करेगा और उस पर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो फिर वहाँ सवाल खड़ा हो जाएगा उनके सेकुलरिज्म पे। तो आई थिंक दिस इज़ मोर देन जस्टिफाइबल कि उसको जो है अगर वो अपने किए पे पछताए और अपने वो वजाहत कर दे। अगर वो कोई हठधर्मी से कायम रहे तो फिर उस पर हम बात करेंगे, ज़ाहिर है उस पर तो बात होनी चाहिए। क्यों खास साहब? तो पार्टी से निकाल दिया गया, उनको माफ़ी माँग ली तो मेरा ख़्याल है ठीक है, दैट्स इट। और क्या हो सकता है ना। और हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले हिंदू जो हैं ये भाई हैं आपस में, ये लड़ते रहेंगे। ये कभी एक जीतेगा, कभी दूसरा तगड़ा हो जाएगा, कभी एक ज्यादा चीखेगा। ये इनका आपस का मामला है और इनके अंदर इतनी फहम मौजूद है कि ये आपस में ही उसको हल कर सकते हैं। बाहर से हमारे जैसे लोग इन्वॉल्व होंगे तो ना ये वहां के मुसलमानों का नुकसान हो जाएगा, जैसे कि पहले भी साहब, लेकिन आप कहीं समझते हैं आपके ये जो मतलब कहीं ना कहीं एक एक्सट्रीम विंग, एक एक्सट्रीम व्यू पाया जाता है हिंदुस्तान में भी मुसलमानों को लेकर और मुसलमानों के मजहबी जो भी उनके जज्बात हैं उसको लेकर, और कभी कभी जानबूझ के उसमें आग भी लगाई जाती है, माचिस भी लगाई जाती है। जी, ये मेरा जहां तक जाती ख्याल है कि मैं ये समझता हूं कि ये बाहर की एजेंसीज जो हैं वो ये काम करवाती हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स के जो लोग हैं वो इन बातों को समझते हैं कि ये पैटर्न्स आइडेंटिकल हैं और एक डीप स्टेट किस्म के भी काम हैं। वो भी कई दफा वो कोई ऐसे ऑपरेशंस होते हैं, कई ऐसे लोगों को ले आते हैं कि जिनका किसी जाती तौर पे किसी मुसलमान ने या किसी हिंदू ने एक दूसरे का नुकसान नहीं किया होता, मगर अचानक वो कम्युनल में आ जाते हैं और उन्होंने इलेक्शन लड़ना होता है। और जिसकी मिसाल पाकिस्तान में भी है कि पाकिस्तान में खामखा अमेरिका के खिलाफ नारे लगवा के इलेक्शन की कैंपेन कर ली जाती है। बाद में अमेरिका से कहा जाता है कि सर हम आ रहे हैं, पहला दौरा हमने आपका ही करना है। तो ये भी उनकी पॉलिटिकल लाइफ साइकिल का एक जुज बन गया है। वरना यकीन कीजिए कि हिंदुस्तान की तारीख देखें, ये तमाम बाकी कम्युनिटी सिविलाइजेशन को
सिखाने पढ़ाने वाले लोग हैं। ये जर्मन्स ने इनके सारी किताबों को निकाल के अपने आप को आर्या बनाकर, उनका साइन भी वो जो स्वास्टिका है, वो स्वास्टिका शिवास टीका है। ये शिवा का टीका यानी सिंबल ऑफ टीका शिवा है ये। इसलिए लोगों को इतना यानी इनसे बारो किया है वेस्टर्न सोसाइटी ने, तो इनको अपने आप को वो जिस तरह ये चल रहा है सिस्टम, ये भी थोड़े दिनों के बाद खत्म हो जाएगा। इनके पास सिविलाइजेशनल वैल्यू बहुत ज्यादा है। ये टेम्पररी एक जज्बाती काम किया जा रहा है जिसका नुकसान बैंकिंग सेक्टर को, इकोनॉमी को और उनके लॉन्ग टर्म उनकी उसको प्रॉब्लम हो रहा है। अमेरिका के अंदर आप देखें कि इंडियन कम्युनिटी को आईआरएस ने जितना प्रोसिक्यूट किया, इतना दुनिया में किसी को नहीं किया। इनको बैंकरप्ट किया, अमेरिका से भागने पे मजबूर कर दिया इन लोगों को। ये जो बाद में जो ट्रंप साहब के दौर में बहुत सख्ती हुई है इनके पर, वो हमारी न्यूज में आता नहीं है, वो लिखा नहीं जाता, तो हम समझते हैं कि जी ऐसा है, मगर इनके साथ काफी सख्ती है। H1 के ऊपर आप देख लें मामला जो इंडिया के साथ हुआ है, ये किस्म की एक एम्बार्गो टाइप कुछ सिचुएशन बनी हुई है। तो इनके लिए इनके अपने ही लीडर्स हैं और वो भी हो सकता है बाहर वालों के लिए भी काम करते हैं। सर ऐसा नहीं है। इस खित्ते की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, याद रखिएगा कि हिंदुस्तान जो है, इसके अंदर दरियाए सिंध जो है, इसका इंग्लिश में इंडस कहते हैं, और ये इलाका सारी जमाने में लेबर प्रोवाइड करने में ये मशहूर है। इसीलिए इंग्लिश का लफ्ज इंडस्ट्री, उसमें लफ्ज ही इंडस है। उन्होंने इस इंडस लफ्ज से क्या इंडस्ट्री मतलब कारखाना या क्या कहते हैं, सनअत जिसे कहते हैं अरबी में, इंडस्ट्री जिसे कहते हैं, वो लफ्ज ही इसी से मंसूब कर दिया है। जी सर, आगे चलें। अच्छा, मैं यहाँ एक क्विक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अब हम आएंगे थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में एक्स सर्विसमैन फ़ौजियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस पर बात करते हैं। बड़ा दिलचस्प एक रिएक्शन भी आया है। क्विकली एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से हम आते हैं 30 सेकंड्स में। तेजी से बदलते मुल्की और आलमी हालात हाजरा पर चुपता हुआ तबसरा, तल्ख हकाइक का बेबाक तज्जिया और अंदर की खबर बाहर की दुनिया के माहिरीन की ज़बानी। दारुल हुकूमत वॉशिंगटन से बराह रास्त देखिए अनीस फारूकी के प्राइम टाइम शो में कैपिटल टीवी वॉशिंगटन पर, रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका से। सो वेलकम व्यूअर्स बैक टू प्राइम टाइम विद अनीस फारूकी ऑन कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। और आपसे अब बात होगी कि पाकिस्तान में साबिक फ़ौजियों ने, जो रिटायर्ड फ़ौजी, एक उनकी एक तंजीम है एक्स सर्विसमैन, उन्होंने आज थोड़ा सा एक्टिविज़म, और बल्कि काफ़ी अरसे से वो एक्टिविज़म और एडवेंचरिज़म कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का उन्होंने इनेकाद किया प्रेस क्लब में, और उसमें वो अजीब नोयत की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि जिसमें वो अपना बयानिया उन्होंने आके दिया, स्टेटमेंट दिया और उस पर बात की, लेकिन सवालों की गुंजाइश नहीं थी उसमें। तो मुझे यूँ ही महसूस हो गया गोया कि पाकिस्तान टेलीविज़न पे वो आए और उनका मेरे अजीज़ हम वतनों और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक सरज़मीन शादबाद, और निकल गए, और उसके बाद जो है सवालों का वहाँ पे गुंजाइश निश्ता। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट हुआ। फिर वो उनसे जो है बहुत सारे हमारे सहाफ़ी दोस्तों का टाकरा भी हुआ, उसमें एजाज़ सैयद, मतीउल्लाह जान और हमारे दीगर दोस्त शामिल हैं। तो पहले तो मेरा सवाल भी है और मैंने ट्वीट भी ये की है उनकी तस्वीर के साथ, जो वो सब बैठे हुए हैं, एक बड़ा सा ग्रुप फ़ोटो बना हुआ है। मैंने लिखा है कि वो कह रहे हैं कि हमारी 93,000 पतलूनें बांग्लादेश से वापस मंगवाई जाएं, एक्स सर्विसमैन का मुतालबा। तो क्या कहेंगे इस बारे में आप लोग? आपने तो सवाल ही ऐसा कर दिया, अब आगे क्या बोलें। लेकिन मैंने पहली दफा देखा है कि ये वो पढ़े लिखे वो लोग हैं जो कि पूरे पाकिस्तान पे राज करते थे, और जब भी ये जॉब पे होते थे तो वो जमानत होते थे पाकिस्तान के रखवाली के। और आज इनका बिहेवियर ये है कि वो सैयद एजाज साहब से कहते हैं कि पहले तुम अपने जनाजे का बंदोबस्त कर लो। मतलब इन लोगों को शर्म नहीं आती। इनको कौन जनरल के ओहदे तक पहुंचा देता है, मुझे तो हैरत होती है। इनका आईक्यू, इनका जहनियत कितनी गंदी है कि आप एक जर्नलिस्ट को कह रहे हैं तुम अपना पहले जनाजे का बंदोबस्त कर लो। या तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का तरीका पहले कर लें कि भाई दुनिया में जो है किस तरीके से कांटेक्ट किया जाता है अपने मुल्क में जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। यानी आपकी औकात इतनी थी कि इतने सारे एक्स सर्विस के लोगों को प्रेस क्लब के अंदर दाखिल नहीं होने दिया। मैं समझता हूँ इससे बड़ी तजलील मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तारीख में मिलती हो कि आपके इतने बड़े, इतने ज्यादा
एक्स सर्विस वहां पे जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर, कैप्टन वहां पे बाहर मौजूद है और उनको कहा कि ना चलो तुम्हारी औकात बाहर है, बाहर बैठो। यार कम से कम थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट होती है। तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी औकात कितनी है। मैं तो सिंपल ये कहूंगा कि आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी औकात सिर्फ इतनी है कि आप जो हैं एक प्रेस क्लब के अंदर नहीं जा सकते। तो आपका पाकिस्तान के अंदर कोई लेना देना नहीं है, अपनी पेंशन लें और एंजॉय करें। जी फारूक साहब। जी सर, बिल्कुल। ये बहुत थोड़ी ये एक्स सर्विसमैन जरूर हैं, मगर पाकिस्तान की एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के एज सच ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, मगर ये पीटीआई के अंदर एक्स सर्विसमैन की एक यूनिट बना हुआ है। उसके अंदर ये लोग अपने 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 मकसद और मकासद के लिए वहां पर ये मोहतरम जो ग्रैंड पास जिसे कहते हैं, वेटरन्स जिसे कहते हैं, ये जमा हुए थे। मगर ये अपनी तरफ के सेक्टर इंचार्ज और यूनिट इंचार्ज थे, आप ये कह रहे हैं पीटीआई के? जी जी, ये उनका। और दूसरी वजह की बात है, इनको पैनिक फैल गई है कि खान साहब इनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे। इमरान खान साहब, इमरान खान साहब के ऊपर अब जो आपको पता ही होगा कि अफगानियों का एक टोला जो है वो आकर उनके ऊपर मुसल्लत हो गया है, जो कि पाकिस्तान में बड़े हुए हैं। उनके पास पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड पाकिस्तानी है, मगर हैं वो असलन नस्लन अफगानी, और वो उर्दू पश्तो दोनों बोलते हैं। उन्होंने खान साहब को एक लिहाज से उन्होंने घेरा हुआ है, जिसमें से निकलने के लिए भी खान साहब चीखे मारते हैं अदालत को कि भाई मुझे निकालो यहां से, क्योंकि वो उनके घेरे में है इस वक्त। इन लोगों को जब उस ग्रुप ने आउट कर दिया, तो आंटियों की एक तादाद है जो खान साहब के साथ है, तो उन्होंने इनको मोटिवेट किया अटेंशन के लिए। तो आप यकीन कीजिए कि इतने सीनियर और इतने डेकोरेटेड ऑफिसर्स, और उसमें ब्रिगेडियर सैमसन साहब भी हैं जो कि पाकिस्तान की माइनॉरिटी और बहुत बेहतरीन सोसाइटी हमारी क्रिश्चियन बरादरी से उनका ताल्लुक है, वो भी मौजूद थे। तो इनको प्रेस क्लब के अंदर कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत भी नहीं मिली। आप अंदाजा लगाइए कि प्रेस क्लब में किसको मना किया जाता है? किसी को नहीं मना किया जाता, वो तो होता ही बोलने के लिए जगह। तो इनको वहां पर इनको बोलने की इजाजत नहीं मिली, तो इन्होंने उसके बाहर जाकर के दरबार लगाया। नाम उसका वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही रखा, नाम उसका उन्होंने, मगर असल में वो फौजी जुबान में उसको दरबार कहते हैं, जिसमें आप अपनी अपनी बातें करते हैं। मगर पूरी उनकी गुफ्तगू आप सुने, उन्होंने जनरल बाजवा साहब को ब्लैकमेल किया है असल में, ये कह करके कि आपने हमें प्रॉमिस किया था 90 डेज में कि आप इलेक्शन करा देंगे। अब आप मुझे बताइए, आपके देखने वाले हमसे ज्यादा यानी बड़े बड़े समझ रखते हैं, एक आर्मी चीफ के क्या काम है इलेक्शन प्रॉमिस करने का? ये मैं इसी तरफ आ रहा था खान साहब कि उन्होंने तो ये इल्ज़ाम लगा दिया कि जी बाजवा साहब ने हमसे वादा किया था कि इलेक्शन जो है वो हम करवाएंगे, और जबकि दूसरी तरफ बाजवा साहब और वो इफ्तिखार साहब जो हैं ISPR के DG, वो कहते हैं कि जी पॉलिटिक्स में हमारा कोई किरदार नहीं है। तो ये सारी चीज़ें फिर कैसे होंगी? जी आसिम साहब, सॉरी खान साहब का हमसे रब्ता टूट गया, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ, मेरा भी मैं सवाल नहीं सुना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो एक्स सर्विसमैन ने जो मुतालबा किया था कि जी बाजवा साहब से हमारी मीटिंग हुई है और उन्होंने वादा किया है कि हम इलेक्शन कराएंगे। डज ही हैव द मैंडेट टू मेडल इन द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान? अच्छा, ये इनसे ये पूछें, इनसे कोई ये नहीं पूछता कि आप लोग आए कैसे यहाँ पर, 2018 का इलेक्शन कैसे हुआ? बिल्कुल। ये इनका दिमाग जो है वो इतना खराब हो गया, आपको इनको माजी की कोई बातें याद नहीं है। इनको पता ही नहीं है कि 2018 का इलेक्शन 3.5 लाख फौज जो है उन्होंने इलेक्शन कराया, और वो इमरान खान को लेकर आए, और इमरान खान की हुकूमत में कदम कदम पर उन्होंने साथ दिया। आपकी फॉरेन पॉलिसी से लेकर इंटरनल पॉलिसी तक, माशियात से लेकर सिक्योरिटी तक, सब इन्हीं लोगों के पास थी। इमरान खान के पास तो इतना टाइम था, वो घर में बैठ के टीवी देखते थे, और उनकी बीवी बताती थी कि आप जो हैं इस मुल्क के वजीर आजम हैं, तब उनको यकीन आता था। बिल्कुल। तो मुझे तो बड़ी हैरत होती है कि ये इस किस्म के सवालात कर रहे हैं जिससे किसी किस्म का लोगों में मजाक बना है। मेरा ख्याल है आपने वहां देखा कि किस तरीके से मतीउल्लाह जान के बारे में बातें की गई। मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कहाँ पे की, किसके लिए की, और वहां पे आप मतीउल्लाह के बारे में बता रहे हैं कि मतीउल्लाह को फौज से किस तरह निकाला गया।
जी और उसकी गंदी गंदी तशरीह कर रहे हैं, जी तो इनकी औकात मुझे तो हैरत होती है कि ये किस तरीके से, ये लगता है कि पाकिस्तान की फौज के वो हैं, मुझे तो लगता है कोई अड़दरी वर्दरी थे जो कि बिल्कुल ही नीचे की वो बटमैन वगैरह के लोग थे। ये तो कोई खान साहब जनरल बेहतर बताएंगे वगैरह ना, के खान नहीं थे। फारूक साहब बेहतर इनकी बताएंगे ना, इनके बड़ी दोस्तियां हैं फौज में ना, तो ये बताएंगे ना बेहतर इनकी लैंग्वेज किस बटमैन तरह से की ऊपर क्वालिफिकेशन थी। होती है सर, क्या होता है सर, क्या ये क्या मतलब हम की क्या देख रहे हैं कि ये लोग हमारे दिफा करते हैं, जब हम सो रहे होते हैं तो ये लोग ये बातें कर रहे होते हैं। नहीं, ये असल में जज्बात में उनका चेहरा सामने आ गया। वो खौफजदा है, वो खौफजदा थे, खौफजदा हो गए थे उन दो अखबार नवीस साथियों से, जर्नलिस्ट से, कि जो वाकई जर्नलिस्ट हैं, कि वो अपनी रोजी कमाते हैं जर्नलिज्म से और फील्ड वर्कर हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी करते हैं। और उनका, हालांकि उनका साथ किसने दिया? उन अखबारी नुमाइंदों ने साथ दिया जिनका काम आईएसपीआर को कवर करना है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि किसी जर्नलिस्ट ने उनके खिलाफ बात नहीं की। हाँ, 3-4 ऐसे लोग वहां थे इंटेलिजेंस इदारों के जिन्होंने अपना वही काम किया जो वो पहले करते हैं, कि उन्होंने वो बुरी और गंदी बातें शुरू कर दी। ये बिल्कुल भी हमारी फौज को वो नहीं रिप्रेजेंट करते। ये एक उनका क्या कहते हैं, इमरानडूज और यूथियाज और आंटियों का एक तबका था जिन्होंने अपने आप को ख्वार करवाया। मैं आपको ये बता रहा था कॉल डिस्टर्ब होने से पहले कि एक बहुत बड़े तबके में मिलिट्री के इस अमर को बहुत बुरा समझा गया और बार बार ये कहा जा रहा था कि ये लोगों ने अपने आप को इंसल्ट करवाया है, इन्होंने अपने आप को रुसवा करवाया। और आज भी एक और जनरल साहब हैं, उन्होंने ज्वाइन किया पीटीआई को एज ए कोई मेंबर, तो नीचे दूसरे जनरल साहब ने लिखा है कि ये रह गया था अपनी बेइज्जती कराने से। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त, जिंदाबाद। देखें, बड़ी अजीब बात है कि इस ग्रुप को, जो इमरान खान साहब, जिसको इमरान खान साहब ने उनको छोड़ दिया, वो पैनिक कर गए और खवातीन ने ला करके कोशिश की प्रेस करवाने की। प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर हुई, मुतालबात भी हुए, बाजवा साहब को ब्लैकमेल भी किया गया। एंड पे उनको वो ट्रिगर हो गए उन दो आदमियों को देख करके जिन्होंने सबसे जेन्युइन सवाल पूछने थे, और फिर जब उनको जवाब बहुत बुरे मिले, ये नो कमेंट कह सकते थे, ये कह सकते थे कि बेटा अभी हमें मुनासिब नहीं लगता, हम यहाँ किसी बड़े मकसद पे आए हैं। तो उनमें से एक जज्बाती दौड़ के आए और उन्होंने वो थर्ड क्लास किस्म का बिहेवियर शो किया कि जेंटलमैन ऑफिसर के लिए नहीं होता। और उस पर उन्होंने मतीउल्लाह, अपने ही एक्स सर्विसमैन को, मतीउल्लाह साहब भी एक्स सर्विसमैन हैं, ये याद रखिएगा, और उनको तो बहुत ज्यादा इस मामले में तकलीफ भी उठानी पड़ी, उनके बारे में डिरोगेटरी रिमार्क्स करके अपने आप को नीचे किया। और सारी दुनिया यही कह रही है कि ये किस, हालांकि बाकी जो ऑफिसर्स थे उन्होंने भी इस बात को माइंड किया। हाँ, अलबत्ता एक बात जरूर है, सारे हमारे जो मोहतरम वेटरन्स हैं, उन सब का एक यूनानिमस ये था कि अगर इन हजरात को वाकई सियासत की मुदाखलत करनी है तो ये इलेक्शन लड़के आए और बात करें, इस तरह जाकर के बात ना करें। और यही वो इक्वलाइजर जुमला है कि इनको कौन वोट देगा। एग्जैक्टली। और ये मतलब एक सवाल ये भी पैदा होता है ना कि ये आप पॉलिटिक्स में आए और पॉलिटिक्स करें तो आप ठीक है, यू हैव द राइट, आप रिटायर हो चुके हैं, 2 साल का अरसा गुजर चुका है, यू कैन रन फॉर अ पॉलिटिक्स। लेकिन ये अपना एक्स सर्विसमैन वाला एटीट्यूड और गोल्फ की शर्ट पहन के और कैप लगा के और लाठी पकड़ के और वो अपने आप को उंगली फिंगर दिखा के लोगों से बात करना, वही स्टाइल के मार देंगे, जनाजा उठा देंगे, तू कौन है, ब्लडी सिविलियन शर्ट, ये सारी बातें जो है ये इनके दिमाग से ये सरिया बुखार निकलते निकलते पता नहीं कितना टाइम लगेगा। यू आर नॉट सिटिंग ऑन द पाकिस्तान टेलीविजन, यू आर नॉट, मेरे अजीज हम वतनों, यू आर नॉट इन द वर्दी। और वो जो वर्दी वाला बाजवा है, सुन ले मेरी बात, ये एक्स सर्विसमैन, वर्दी वाला बाजवा तुम्हारे डैम केयर करता है कि तुम कौन लोग हो। आप उसका नाम गलत इस्तेमाल कर रहे हो, ये उनकी शराफत है कि वो आप लोगों को कुछ कह नहीं रहे हैं, वरना इनकी वो छितरोल हो सकती है कि ये लोग सोच नहीं सकते, क्योंकि ये पूरी 6 लाख फौज और 6 उसके सिपह सालारों, उनके अच्छे जनरलों का नाम बदनाम कर रहे हैं एक पार्टी के साथ मुंसलिक करके। क्यों आसिम? मुझे बड़ी हैरत होती है कि इनको जरा सा अपने जो इन्होंने इतना अपने आप को कहते हैं ना कि ये बड़ा प्राइड है कि हम पाकिस्तानी आर्मी के लोग हैं या नेवी के लोग हैं, किसी भी हम सर्व करते आ रहे हैं। जो इनका पीटीआई के साथ अलाक और उसके बाद जो लैंग्वेजेस इस्तेमाल की हैं, वो तो गली के लौंडे नहीं होते, माजरत के साथ मेरी इस लैंग्वेज पर के, उनसे भी बदतर है।
मतलब इनको ये होते हैं जर्नल। मुझे तो मुझे आसिम साहब आपके इधर से सितारे उतरते हैं, तो आपकी खाल के अंदर से ये जिस्म निकलता है, ये आवाज निकलती है, ये लैंग्वेज निकलती है। आपको शर्म नहीं आती कि आप वहां पर एक सहाफी की जो बातें बता रहे हैं, अभी अगर हमने आपकी बातें करना शुरू कर दी कि आपके दौर में जो है, फिर उसने फिर पूछा नहीं ना उसको आपसे छोड़ दें। कि अब फिर आप आपने बताया कि आप भी तो पैंटे उतार कर आए छोड़ दें थे। आसिम आसिम साहब छोड़ दें पेंटे, वो आप 93,000 पेंटे जो है ना वो अभी भी आज भी बांग्लादेश की म्यूजियम में लटकी हुई हैं, और वो मतलब हमें सबको उनकी तारीख मालूम है। ये सब भगोड़े, इनमें से आधे तो वही होंगे जो कि वहाँ से इंडिया से बरास्ता इंडिया होते हुए चावल दाल खा के उनके वहाँ से आए होंगे, और वो आज सीना आज हम चौड़ा करके कारगिल बैठे पे हुए हैं। अगर इन्होंने कौन बात सा करें, दिफा किया, इनमें इन्होंने से कौन सी कितने जंग जनरल जीती है यार। कारगिल पे थे? हाँ अनिल मैं भाई, ये इनमें से कितने इन्होंने जनरल कारगिल पे थे, कितने यंग लोगों को, यंग ऑफिसर्स को मरवाया है? अगर हम आज बात करना शुरू कर दें तो ये तो अवाम में चलने फिरने के काबिल नहीं रहे। उनको जो उनसे गलती हो गई वो यही थी कि वो एम्बुश हो गए, और उनको क्वेश्चंस लेने असल में चाहिए थे, उनके सामने लेने चाहिए थे। कम, मैं इसको यूं समराइज कर देता हूं ताकि बात आगे बढ़े। कम पढ़े लिखे लोगों के सामने दो पढ़े लिखे सहाफ़ी आ गए, और उन्होंने उनको इस पूरी फ़ौज को वहीं लिटा दिया कैमरे के सामने, और ये एक मरतबा फिर सरेंडर हो गए, हथियार डाल दिया। उनके पास अल्फाज ख़त्म हो गए, उनके पास दलील ख़त्म हो गई, उनके पास पढ़ी लिखी बातें ख़त्म हो गई। तो फिर वो गालम गलोच पे, जनाज़ों पे, और मारने पे, और छोड़ेंगे नहीं, और ये कर देंगे, और चुक ले आएंगे, उस पे उतर आए। आपने जो बात की आसिम, ज़बान की और लैंग्वेज की, मुझे इस पे आपने मेरा एक बटन है वो दबा दिया। वो बटन यही है कि मतलब आजकल जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, उस पे मैं बात करना चाहूँगा अपने अगले सेगमेंट में, क्योंकि ये ज़बान सिर्फ एक्स सर्विसमैन ही इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये हमारे बड़े बड़े वज़रा भी इस्तेमाल करते हैं, सेनेटर भी इस्तेमाल करते हैं, लीडरान भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो जो एक शाइस्तगी थी वो ख़त्म हो चली है। मैं इस पे अगले सेगमेंट पे छोटा सा, अगर आप इजाज़त दें, एक ब्रेक ले लूँगा, लेकिन जाते जाते मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगले सेगमेंट में हम इसी पे बात करेंगे कि हमारी जो पढ़ी लिखी सोच थी, एक जो हम जाने जाते थे पढ़ी लिखी कौम की हैसियत से, वो कहाँ चली गई है। हम किस कदर जहालत की तरफ जा रहे हैं, और इसमें कोई एक शामिल नहीं है, टॉप टू बॉटम हर कोई शामिल है इसमें। मैं चाहे कराची से लेकर कश्मीर तक और KPK से लेकर सिंध तक, मैं हर एक को शामिल करता हूँ। उसके साथ साथ मैं थोड़ी सी बात करूँगा, कराची में कुछ एक ज़मीनी इलेक्शन हो रहा है, उस पर बात कर लेते हैं मुख्तसर सी। और अल्ताफ़ हुसैन साहब ने एक ख़त लिखा है, उस ख़त में जो ज़बान इस्तेमाल की गई है उसी से मेरा बटन दबाया, और मैं वही इस पर ही बात करूँगा थोड़ी अच्छी। अगर आप इजाज़त दें, क्विक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तेजी से बदलते मुल्की और आलमी हालात हाजरा पर चुपता हुआ तबसरा, तल्ख हकाइक का बेबाक तज्जिया और अंदर की खबर, बाहर की दुनिया के माहिरीन की ज़बानी। दारुल हुकूमत वॉशिंगटन से बराह रास्त देखिए अनीस फारूकी के प्राइम टाइम शो में, कैपिटल TV वॉशिंगटन पर, रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका से। जी वेलकम। ब्रेक के बाद प्राइम टाइम एपिसोड चल रही है, जारी है। माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं, आसिम सिद्दीकी और ख़ान फारूक अली। जैसा कि मैंने बात की थी कि हम आज बात करेंगे, कराची में एक ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है NA-240 का, जहाँ पे MQM के डिप्टी इकबाल जिनका इंतकाल हो गया, उसकी नशिस्त को पुर करने के लिए आसिम साहब, और उस पर MQM पाकिस्तान, MQM हकीकी और दीगर जमातें, इसमें तहरीक लब्बैक और उसके साथ साथ PTI भी इस रेस में शामिल हैं। इलेक्शन एक ज़िमनी है। ज़िमनी इलेक्शन में जैसे आपको मालूम है वो जोश व खरोश नहीं पाया जाता, वो पार्टिसिपेशन नहीं होती, वो टर्न आउट नहीं होता, लेकिन इंपॉर्टेंट सीट है। इससे एक तरह का रिफ्लेक्शन होगा आने वाली कराची की सियासत। इस पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जो हम बात कर रहे थे लैंग्वेज की, ज़बान की, मुझे नहीं मालूम कि आपकी नज़र से वो अल्ताफ़ हुसैन साहब का ताज़ा तरीन ख़त गुजरा है जो उन्होंने माओ बहनों, बच्चियों, बुज़ुर्गों के नाम पर लिखा है। और उसमें मैंने वो पूरा ख़त पढ़ा, अगरचे उन्होंने यूट्यूब पे डाला था, वो 1 घंटा 22 मिनट की वीडियो स्लो चल के वहाँ के एक किसी कारकुन की आवाज़ में थी वो, और वो उसमें उन्होंने फरमाया कि यूँ हुआ मेरे साथ, मेरे अपने धोखा दे गए, मेरे अपनों ने ये कर दिया, ये बेगैरत वो गद्दार, ये बेगैरत ये गद्दार, ये बेगैरत ये गद्दार। वो बज़ाहिर तो मुखातिब थे मेरे बच्चियों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे माओं, मेरी बहनों, लेकिन वो जो गंगा जमनी तहज़ीब के अलंबरदार अल्ताफ़ हुसैन साहब की ज़बान का और लहजा जो मैंने देखा, तो मुझे उस पर बड़ा अफसोस हुआ कि ये अब हम इस लहज पे आ गए हैं कि एक आम बाज़ारी मवाली कारकुन की गंदी ज़बान अब कायदीन के जो है लहजे में उतर आई है। तो इस पे मैं थोड़ी सी डिस्कशन करना चाह रहा हूँ आप लोगों से, बहैसियत कौम हम कहाँ खड़े हैं। जी आसिम साहब।
देखिए मैंने जो इलेक्शन के हवाले से कुछ पोस्टर देखे थे कि जिसमें लिखा था बाइकॉट बाइकॉट, तो मुझे हैरत हो रही थी कि बाइकॉट बाइकॉट का क्या मतलब ना? जब कोई चीज़ एग्ज़िस्ट ही नहीं करती तो वो बाइकॉट का क्या मतलब है? अगर 10, 20, 50 या 100 लोग होते हैं तो उससे तो किसी किस्म की कोई चीज़ होती नहीं है। लेकिन जहाँ तक लैंग्वेजेज़ का है तो मेरा ख़्याल है कि शायद हम ऐज़ ए क्या कहूँ, इमरान खान तो हैं ही, बाकी लीडर हमारे देख लें, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी जज़्बाती तकरीर करते हैं और दूसरे लोग तकरीर करते हैं। मुझसे किसी ने कहा कि अल्ताफ हुसैन की वापसी मुमकिन है? तो मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा क्यों? तो मैंने कहा कि यार सोशल मीडिया पे आजकल सब चीज़ें सेव होती हैं। तो जो बातें उन्होंने पाकिस्तान के लिए की थी, वो बातें फिर निकल कर आ जाएँगी और फिर वो एक पाकिस्तानी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको हज़म करना। तो अभी वही सब ही चल रहा था, तो इस खत के हवाले से आपने जो बात की, मैंने नहीं देखा वो खत। तो ये मुझे बड़ा अफ़सोस होता है कि ये जो है, ये शायद हमारे माशरे की एक वो बनता जा रहा है कि जो हमारे लीडरान हैं, उनकी लैंग्वेज, उनके काम करने का तरीका, उनकी जो इख्तियारात हैं, वो हर चीज़ से तजावुज़ करते हैं। मतलब अपने इख्तियारात से भी करते हैं, अपने अल्फ़ाज़ का जो तज़िया करते हैं। हम लोग, मुझे बड़ा वो होता था कि यार मैं ये लैंग्वेज क्यों इस्तेमाल कर लेता हूँ। मुझे बड़ा अफ़सोस भी होता है कि यार एज़ ए जर्नलिस्ट मुझे ये लफ्ज़ नहीं, ब लेकिन बाज़ दफ़ा गुस्से की हालत में, शिद्दत में मैं लिख भी देता हूँ। जैसे कि मैंने इन जर्नलों के बारे में लिखा कि जिस तरह के नहीं, मैं बगैर, जनरलों के बारे में जायज़ है, वो आप लिख सकते हैं। लेकिन एक लीडर जब आप होते हैं ना, जब आप माज़ी में लाखों लोगों को आपने आपके ब उन्होंने आपको एक मसीहा बनाया। जब ये लैंग्वेज देखते हैं ना, मैं तो किसी का मसीहा नहीं हूँ। 100 लोग मुझसे नहीं मिलना चाहते, 50 लोग मुझसे नहीं मिलना चाहते, 50 से मैं नहीं मिलना चाहता। तो अभी तो आपके साथ तो एक पूरी कौम का सिलसिला है। तो मेरा ख़्याल है कि अपने ज़बान में जब आप थोड़ी-सी मोहब्बत डालेंगे, तो शायद दूसरा पिघल जाए। लेकिन अगर आपकी ज़बान इसी तरह चलती रहेगी, तो मेरा नहीं ख़्याल कि बस फिर ये है कि आप भी एक आम आदमी हैं, 2000 लोग, 4000, नहीं, नहीं, ये बात 6000 नहीं, लोग बात नहीं। को मैं भी खान देख खा लेते हैं। मैं खान साहब की तरफ आता हूँ, लेकिन मैं इसमें आपकी इसको थोड़ा-सा वज़ाहत कर दूँ। जितना मैं अल्ताफ़ हुसैन साहब को जानता हूँ और जितनी मेरी उनसे मुलाकातें हैं, वो एक बड़ा लिटरेरी, पढ़ा-लिखा, इल्मी, अदबी, सूफ़ी घराने का बड़ी शाइस्ता ज़बान रखने वाला लीडर है, कायद है, नो डाउट अबाउट इट। और मैं अगर ये कहूँगा तो गलत होगा कि उन्होंने ये ख़त उन्होंने नहीं लिखा। ये ख़त उनके डिप्टी मुंशियों ने लिखा है, डिप्टी भी नहीं बल्कि मुंशियों ने। मुंशी नहीं होते जो लिखते हैं, वकील जो टाइपराइटर लेके अदालत के बाहर बैठे होते हैं। ये उनमें से किसी एक ने लिखा है, जो पहले सिर्फ़ एक किताबत किया करते थे, टाइपिस्ट थे, कहीं बाहर बैठे हुए प्रेस रिलीज़ टाइप करके उसकी इस्लाह करते थे। उनका नाम लेना भी मैं तौहीन समझता हूँ, क्योंकि वो इतने बड़े जो लीडर होते हैं, जिनका स्टैचर होता है, उनके साथ इतने छोटे कद के लोग जब शामिल हो जाते हैं, तो फिर ये चीज़ें सामने आती हैं। खान फारूक अली साहब, अफ़सोस की बात है कि हम कोई वेटिंग नहीं करते, हम कोई इस्लाह नहीं करते, हम इस्लाह सुनना नहीं चाहते हैं और हम वही बात करना शुरू हो जाते हैं फिर जो आपके इर्द-गिर्द लोग आपके कानों में कह रहे होते हैं। तो ये एक बड़ा अलमिया है। आप इसको कैसे देखते हैं? और ये जो बायकॉट है, मतलब आप जमहूरियत से कितना बायकॉट करेंगे, कितना फ़रार करेंगे? या तो आप इमाम खुमैनी हो कि आपको इनकलाब ला रहे हो, या आपको कोई उम्मीद हो कि आपने जो है ना वो जो बाइडेन से बात कर ली है और पुतिन से बात कर ली है और मोदी से बात कर ली है और अब जो है ना आप एक अलहदा रियासत के क़याम की तरफ चल पड़े। ये इनमें से कुछ होने नहीं जा रहा, ना होगा इंशाल्लाह। तो अब आप क्या करेंगे? मतलब बायकॉट से मतलब वहाँ के 22 करोड़ अवाम में से 2-3 करोड़ अवाम क्या करें? वो बस आपका बायकॉट बायकॉट खेलते रहें आपको खुश करने के लिए? बस ये, और गुफ्तार के हवाले से जो बात थी, उसमें दो बातें हैं कि अव्वल तो किसी भी शख्स की तकरीर जो होती है मजमे को, वो मुखातिब को देखकर होती है कि उसके सामने ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, फौजी जर्नैल बैठे हैं, सूफिया बैठे हैं, मलंग बैठे हैं, भंग पी के लोग बैठे हैं, जो उसके सामने भांगी पी ऑडियंस के है। बैठे हैं मुझे लग रहा है। हाँ, जो भी कोई बैठा हुआ है, वो उसकी तलब पर कई दफा गुफ्तगू होती है। ये तलब खामोश और लाशऊरी होती है, इसलिए आपको नजर आएगा। अलबत्ता जो ट्रेंड पाला गया है अवामी खिताब में इमरान खान के दौर में, उसमें एक बहादुरी का एलिमेंट डाल दिया गया, वल्गैरिटी, दूसरे की नकल उतारना, इस्तेहजा करना, वो अल्फाज इस्तेमाल करना
जिनको अमूमन हम अपने बच्चों को तक भी बोलने नहीं देते, उस तरह की बातें करना और छोटी छोटी बातें, बच्चों वाली आदतों के एक रिवाज बन गया, जिसको लाशऊरी तौर पर अब दूसरे भी कॉपी कर जाते हैं, जिसको इंग्लिश में कॉपी कैट कहते हैं। आप जितने मर्जी ही, बल्कि मैं आपको ये भी बताऊं कि पहले शुरू में मैं क्योंकि मुझे क्लासिकल उर्दू का एक बहुत ज्यादा शौक है, तो मैं शुरू के अंदर में ऐसे अल्फाज उर्दू में बोलता था। बाद में मुझे एडिटर्स ने कहा, प्रोग्राम एडिटर्स ने, कि आप अवामी लेवल पर बात कर लें तो वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होगी, सलीस जबान में, सलीस जुबान में कर लें। मगर मुझे लगता था कि मुझे इनको एक रोल मॉडल से ऊपर भी लाना है, क्योंकि मैं सिर्फ अपने आप को लीडर बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। आप भी और हम में से कोई भी अपने आप को कोई अवाम का इलेक्टेबल बनाने की कोशिश नहीं कर रहा, अपने आप को पीर मनवाने की कोशिश नहीं कर रहा। तो हमारा वो जो फ्रेमवर्क है गुफ्तगू का, वो डिफरेंट है। अब जो लोग इस तरह करते हैं, अवाम के लेवल्स को नीचे लाते हैं, वो अपने आप को जिंदा रखते हैं। और उनको एक मशवरा है कि इतनी तकरीरें ना करो यार, क्यों तुम रोज बैठ जाते हो तकरीर करने, तुम्हारे पास मटेरियल नहीं है तो अब तुम खुराफात करोगे। तो ये मैं बिलअमूम कह रहा हूं, किसी एक शख्सियत के लिए नहीं कह रहा। हत्ता के हालत ये हो गई है कि हमारे यहाँ मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के पास अच्छी तकरीर लिख कर देने वाला कोई नहीं है। वो ट्विटर से अनीस साहब आपकी और आसिम भाई आपकी बातों का मजमुआ लेके रिफ्रेज करके वो बयानियां बनाती हैं। हत्ता के इतनी, वो कहते हैं कहतुल ख्याल हो गया है, ये लफ्ज भी मैंने खुद ही बनाया उर्दू का, मुझे याद किया है आपने, ऑक्सीमोरन है अभी। हाँ, ये मेरे हमने एक बड़ा मशहूर लफ्ज इमरान डू भी इजाद किया था। तो इसी तरह इसमें भी है कि उनको ये कहत है कि उनके पास, क्योंकि इतना मवाद कहां से लाओगे, हम मीडिया के लोग हैं, हमें पता है 1 मिनट आखिरी अगर पुर करना हो और बात खत्म हो जाए, हमें पसीना आता है कि अगली बात 1 मिनट में नहीं समा सकेगी, कट लगेगा, बेइज्जती होगी बात का। तो ये लोगों को भी चाहिए कि भाई 5 मिनट की बात करो, हदफ पे रहो। हमारे एक बुजुर्ग थे हिंदुस्तान में, हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह, वो देखते थे मौलवी को, कहते थे बयान करो, फिर देख लेते थे कि काम की बात नहीं कर रहा तो हाथ से झटक के बिठा देते थे कि काम की बात करो, अवाम का टाइम मत जाया करो। ये बहुत बड़ी अदब की बात है आवाम की कि इनके टाइम आप मैं देखिए, मैं यही तो बात कर रहा हूँ। मेरा एतराज़, नुक्ता एतराज़ भी तो समझा करें ना, कि ख़त लिखने का एक डेकोरम होता है, बात करना, टेलीविज़न पे बात करना, स्पीकर पे, वो बात। लेकिन ख़त लिखते हैं तो आपको पता है किस तरह से ख़त लिखा जाता है, कि किस तरह से उसमें मुखातिब किया जाता है, फिर किस तरह से उसमें पैराग्राफ में जो है ना वो इज़्ज़त और एहतराम का एक बड़ी अच्छी उर्दू और इशारा। और वो शख्स जो कि मतलब चिश्ती घराने, सूफ़ी घराने, जिसके मतलब दादा नाना मतलब, और वो आज उनकी ये नौबत आ गई है कि उनका ख़त जारी होता है और उसमें बग़ैरत जो है ना 28 मरतबा इस्तेमाल होता है। तो मैं तो नुक्ता एतराज़ क्या, मैं तो छलांग मार के मतलब इस पे एतराज़ करूँगा कि शक होता है कि उनकी गुफ्तगू को हूबहू छाप दिया है किसी ने। Exactly. वो खुद तहरीर नहीं होगा, वो तकरीर से मजमून बना होगा, मगर हूबहू छाप वो किसी मुंशी की कारकर्दगी है। और अब मजे की बात ये कि वो उस मुंशी को पीठ पे थपथपी मारने वाले भी वही होंगे, तो फिर क्या होगा। तो एक तो ये बात होगी। वो तो हैरत होती है कि जो उनको मतलब अफसोस भी नहीं होता कि जो उनके राइट और लेफ्ट को, मेरे साथ अगर खान साहब हो या आप हो, अगर मुझे कोई आपकी बात पसंद नहीं आएगी तो मैं उसी वक्त टोक दूंगा कि यार ये मुझे पसंद नहीं आया। तो ये अच्छे दोस्तों की या अच्छे कुलीग्स की निशानी होती है। और हम रुजू भी कर लेंगे, हम रुजू कर लें। और मुझे कई दफा खान साहब ने, आपने, कई दफा लोगों ने वो किया, और मुझे खुशी होती है कि मुझ पे जब तनकीद होती है तो मुझे खुशी होती है, क्योंकि आपको एक इम्प्रूवमेंट का मौका मिल जाता है तनकीद के बाद। तो मुझे ये लग रहा है राइट और लेफ्ट बैठे हैं, जो इससे पहले भी बैठे थे, जो उस वक्त गालियां दिलवा रहे थे, जो उस वक्त बहुत सब कुछ काम करा रहे थे, वो भी तो थे ना उनके साथ बैठे हुए। तो इनको तो वो घर को आग लगी, घर के चराग से शहर में भी लगी और इनके घर में भी लगी। तो मेरा ख्याल है फ्रस्ट्रेशन है, अब तो कुछ हो नहीं सकता। वो कहते हैं ना कि अब तो हो गया जो होना था। नहीं, मुझे ये लग रहा है कि वो जो लिखवाने वाले हैं और लिखने वाले हैं, वो आमिर लियाकत वाली सिचुएशन आ गई कि वो प्रोग्राम करने के बाद वो यूं करके बैठते, हाँ भाई कैसा दिया बताओ, कैसा हैं तो वहाँ भी यही चल रहा होगा। और फिर सब बोलोगे जी भाई, क्या बात है। अबे भाई,
मतलब 22 करोड़ लोग आपको देखते हैं, मजाक मत बनाओ अपने कायद का। और कायद को भी जो है वो चाहिए कि वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को ज़रा तब्दील करें। खड़ा हुआ पानी भी जो है ना बहुत देर तक खड़ा रहे तो वो कीचड़ बन जाता है, स्टैगनेंट वाटर जो है ना वो सही नहीं होता, तब्दीली की शदीद ज़रूरत है। हमारा भी प्रोग्राम यहीं तक था, लेकिन मैं प्रोग्राम से मैं सिर्फ आखिरी बात अपना एक मैसेज ज़रूर लोगों को दूंगा और आप लोगों से भी चाहूँगा एक मैसेज ज़रूर दें। वो मैसेज है कि उन अवाम के नाम जिनको ये कहा जाता है कि ताला लगा के घर बैठ जाओ, वोट नहीं दो, ज़रा इसकी अहमियत समझाइए लोगों को कि जब ये वोट नहीं देते हैं फिर उनके साथ होता क्या है। फिर उनके साथ बाहर के लोग आते हैं, उनको छितल मारते हैं, फिर उनको जो है ना गन रख के, उनके पिस्तौल रख के उनका सेल फोन छीनते हैं, उनके कारोबार बंद कराते हैं, उनको धमकियाँ देते हैं, उनकी कोई आवाज़ नहीं होती, उनको जॉब में कोटा नहीं मिलता, उनकी कोई कानून साजी नहीं होती। क्या चाहते हो तुम? कराची के हवाले से एक बात मैं कर जाऊं, ज़रूर। कि मैं नजरी और फिक्री एतबार से आसिम भाई को पता भी है कि, और मुझसे अक्सर ये सवाल होता है कि भाई आप तो रहने वाले केपी के हो, तो आपको कराची से क्या लगी। मैंने कहा नहीं नहीं, ये बात नहीं, मैं कराची के लोगों की बात करता हूँ। मुझे कराची शहर का अलग मैं कराची की आवाम की बात है मेरे पास। वो ये है कि देखें, पाकिस्तान में असूल है रिसोर्सेज की डिवीजन का आबादी के तनासब से, ठीक है, यही है ना कि जी पंजाब सबसे बड़ा है तो उसकी आबादी के हिसाब से वहां रिसोर्सेज होंगे। भाई कराची की असल आबादी की गिनती को सामने लेकर आना, उसको सही काउंट करना और फिर उसके हिसाब से 4 करोड़ की आबादी के रिसोर्सेज उसको दिलाना, ये इस वक्त प्राइम डायरेक्टिव है एटलीस्ट मेरे और मेरे कुछ दोस्तों का। मैं ये चाहूंगा कि आप लोग इस पर प्रोग्राम रखें, मैं उन दोस्तों को भी बुलाऊंगा कि इसकी वजह क्या है, क्योंकि उस एक असूल को अगर फॉलो कर लिया गया तो इंशाअल्लाह ताला ये अवाम लीडर बनेगी, ये अवाम लीडर बनेगी। आप समझ रहे हैं, यानी लीडर तो है ना, मगर अवाम को भी तो लीडर बनाना है ना। अवाम कब पार्टी को मैनेज करेगी, तो उस ख्यालात को मैं प्रमोट करेंगे। मगर ये मैं किसी को सिखाने के लिए या अपने आप को मुतारिफ कराने के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं एक लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजी दे दूंगा, उसमें जो भी इसको काम कर सके वो काम कर ले। लेकिन वोट देना चाहिए सर, मैं समझता हूँ कि वोट देना चाहिए। भाई अगर आप वोट नहीं दोगे तो आप काउंट कैसे होगे? काउंट नहीं होगे फिर आप, देन यू डोंट एग्जिस्ट, देन यू डोंट एग्जिस्ट, आपका कोई वजूद नहीं अगर आप वोट नहीं देते हो। यहाँ तोला नहीं जाता, यहाँ गिना जाता है। नहीं, हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी इतना परेशान होते हैं कि जी वोट होना चाहिए, वोट जिस मुल्क का खा रहे हैं, जिस मुल्क में पी रहे हैं, जिस मुल्क के सिटीजन हैं, उधर वो वोट नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जरूर वोट देना है। ये एक अजीब सा। अच्छा अनीस साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ और पाकिस्तान की गवर्नमेंट से मेरा डायरेक्ट ये मुतालबा है कि सजा और जजा का निजाम जिस मुल्क में नहीं होता ना, वो मुल्क तबाही के दहाने पे पहुंचता है और पहुंच रहा है पाकिस्तान। हालिया एक गेम में, हॉकी के गेम में, वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड में हमारी एक जो कोचेज हैं उन्होंने 12 प्लेयर खिला दिए, और जिस वक्त तीसरा, और वो मैच हमें सिर्फ ड्रॉ करना था और हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। जब चलते हुए गेम में जी, चलते हुए गेम में वाह वाह, कोच और मैनेजर की ये पोजीशन होती है कि इन चीजों को वो रखे। और क्योंकि मैं खुद एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, ऐसा नहीं होता कि चल भाई उठो और जाओ, आपको पहले रेडी करता है वो बंदा, वार्म अप करता है 1 मिनट 2 मिनट, उसके बाद जो है वो प्लेयर चेंज किया जाता है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि 12 प्लेयर खिला दिए, और जिस वक्त 12 प्लेयर खेल रहे थे इन्होंने तीसरा गोल करके बराबर कर दिया मैच, लेकिन एम्पायर ने वो मैच गोल कैंसिल कर दिया क्योंकि आपके 12 प्लेयर खेल रहे थे, और पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप के क्वालिफाई नहीं कर सका। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि अगर ये किसी भी गंदे से गंदे मुल्क में भी होता ना, तो वहां पे मैनेजर और कोच को लात मार के निकाल दिया जाता। और आप लोगों को ये पता है कि यहाँ फुटबॉल के कोचेस को कोचिंग के दरमियान में निकाल दिया जाता है। नहीं, मगर मेरिट पे आए हुए को निकालते, सिफारिश पे आए हुए को नहीं निकालते। यस, तो खुदा के लिए आप लोग इस हॉकी के ये जो कोच और मैनेजर उस वक्त थे, उनको आप फौरन टर्मिनेट करें। वो किसी भी माफी के वो है ही नहीं, ये उनकी दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो जो है वो इस तरीके बल्कि हम पे तो लोग हंस रहे हैं कि यार ये कौन से 12 प्लेयर आपने इंटरनेशनल मैच में खिला दिए, यानी तौबा करें, हम क्लब में ये सोच नहीं सकते। सही बात है। तो आप सोचेंगे उसकी आदमी की क्वालिफिकेशन, मुझे आई होप कि वो कोई एक्स सर्विसमैन ना हो, लेकिन ये कि वो मतलब क्या, जी बिल्कुल, वो जिम्मेदारान में ब्रिगेडियर साहब भी हैं जिन्होंने भेजा है। देखें मतलब वो ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं ना, फिर एक्स सर्विसमैन बेचारे, उनको वो जिनकी घर में कोई नहीं सुनता बाहर सुना रहे हैं। बात वही है कि वोट
काउंट होता है तो आप काउंट होते हैं, वोट काउंट होता है तो आपकी आवाज़ काउंट होती है। तो मेरा NA42 के जितने भी रहने वाले हैं उनको यही मशवरा होगा कि किसी भी पार्टी को दें लेकिन अपना वोट ज़रूर दें। तहरीक लब्बैक का वहाँ पे दूसरा नंबर है, वैसे तो MQM बड़ी भारी वहाँ पे उसके जीतने ना जीतने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, वो जीती हुई सीट है MQM की और बड़े मार्जिन से जीतते हैं। अभी भी वहाँ पे एक ट्रेड यूनियनिस्ट, बड़े अच्छे ट्रेड यूनियनिस्ट अबू बकर जो है वो MQM पाकिस्तान से खड़े हुए हैं, क्वालिफाइड हैं, उन्होंने सारे मराइल से गुज़र के वहाँ तक पहुँचे हैं और उन्होंने एक जिद्दोजहद की है। कोर इश्यूज़ वहाँ के जो है उन्हें मालूम है। एक हॉस्पिटल भी बनवाने में वहाँ पे एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। पानी के मसले, सीवरेज के मसले वो उनकी फिंगर टिप्स पे होते हैं। तो आप जब तक अपने लीडर, अपने नुमाइंदे को, आप इसको ये ना समझें कि किसी जमात या कोई बायकॉट या कोई ओवरऑल मुल्क की सियासत, आप अपने इलाके की बात सोचें और अपने इलाके की बेहतरी, अपने घर, अपने गली, अपने कूचे, अपनी दुकान, अपने कारोबार का सोच के बाहर निकलें और वोट दें। वोट नहीं देंगे तो फिर आप माइनस हो जाएंगे। आप नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि अवाम माइनस हो। लीडर माइनस प्लस होते रहते हैं, उनकी नेगोशिएशन किसी और लेवल पे होती हैं, अवाम की नेगोशिएशन किसी और लेवल पे होती है। तो मेरी अबू बकर साहब को वोट दीजिएगा या जो भी आपका पसंदीदा लीडर उनको वोट दीजिएगा और इलेक्शन में हिस्सा ज़रूर लीजिएगा। लांडी की अवाम NA240 की जिसको चाहे वोट दें, लेकिन वोट ज़रूर दें, भारी तादाद में बाहर निकलें और इसको रूल आउट कर दें कि जी अब हम जो है ना वो माइनस हो जाएंगे या हम बायकॉट करेंगे। इनफ इज़ इनफ। अनीस फारूकी को इजाज़त दी। तेजी से बदलते मुल्की और आलमी हालात हाज़रा पर चुपता हुआ तबसरा, तल्ख हक़ाइक़ का बेबाक तज्ज़िया और अंदर की खबर बाहर की दुनिया के माहिरीन की ज़बानी। दारुल हुकूमत वाशिंगटन से बराह रास्त देखिए अनीस फारूकी के प्राइम टाइम शो में कैपिटल TV वाशिंगटन पर रियासत-ए-मुत्तहिदा अमरीका से।